देखो ये जो हमने ग्राफ बनाया है ये स्टील के लिए बनाया है। हर मेटल का एक कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन का। स्टील मतलब स्टील जो है उसके लिए इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ होगा, एल्यूमिनियम के लिए अलग, जिंक के लिए अलग, हर मेटल का या हर सब्सटेंस का इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ आता है। इसमें दो रीजन है, इलास्टिक और प्लास्टिक। ठीक है, इलास्टिक और प्लास्टिक दोनों प्रॉपर्टी का अपना सिग्निफिकेंस है। इलास्टिक प्रॉपर्टी आप कहां चाहते हो, स्प्रिंग बनाते हो, ठीक है, या जो कुशनिंग इफेक्ट होता है, शॉक एब्जॉर्ब करना। ठीक है, आपने देखा होगा कि ऑटोमोबाइल्स में जैसे बाइक है या कार है, ट्रक है, उसमें शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए एक सिस्टम होता है, शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है, फॉर एग्जांपल ट्रक की बात करें तो आप देखो इस चीज को, अब नोटिस करना, एक्सेल के ऊपर जहां पे ट्रक का पूरा लोड पड़ता है वहां पे इस तरह की पैरेलल स्ट्रिप्स होती है। ठीक है, इस तरह के स्ट्रिप्स, इस तरह का अरेंजमेंट होता है, वहां पे पूरा लोड पड़ता है। ठीक है, तो ये जो बेसिकली है, इसमें किस तरह की प्रॉपर्टी हम चाह रहे हैं, शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए किस तरह की प्रॉपर्टी चाह रहे हैं, इलास्टिक या प्लास्टिक? हम नहीं चाहते कि परमानेंट चेंज हो जाए, हम ये चाहते हैं कि जब इस पे फोर्स अप्लाई हो तो ये उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले और फिर से ये जब स्ट्रेस इसका हटाएंगे तो फिर से रिलीव कर दे, एनर्जी को बाहर दे दे। तो मोड़ना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बस ये उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले। हम इलास्टिक प्रॉपर्टी चाहते हैं, स्प्रिंगनेस चाहते हैं। और इसके अपोजिट प्लास्टिक प्रॉपर्टी, प्लास्टिक प्रॉपर्टी का मतलब है मुड़ना। तो प्लास्टिक प्रॉपर्टी के भी यूज है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब स्टील बनाया जाता है, ठीक है, तो उसके मतलब जब वो लिक्विड फॉर्म में होता है तो उसको कास्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और जो कास्ट इनगोट होता है, बड़ा सा एक ब्लॉक समझ लो, उस फॉर्म में वहां से निकल के आता है। अब आप उस स्टील से क्या बनाना चाहते हो, उस स्टील की शीट्स बनाना चाहते हो, ठीक है, उसकी रेल्स बनाना चाहते हो, रॉड बनाना चाहते हो, वायर बनाना चाहते हो, ठीक है, और उसके ढेर सारी चीजें बनाना चाहते हो। तो आप उस ब्लॉक के शेप और साइज को चेंज करना चाहते हो। और किस तरह का चेंज, परमानेंट या टर्म? परमानेंट, मतलब आप कौन सी प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हो, प्लास्टिक। ठीक है, तो प्लास्टिक प्रॉपर्टी का भी यूज है। जनरली जो प्लास्टिक प्रॉपर्टी है उसको दो तरह से समझा जा सकता है। वन इज नोन एज डक्टिलिटी एंड अदर इज मेलिएबिलिटी। इफ अ मेटल इज डक्टाइल, और अगर मेटल की डक्टिलिटी ज्यादा है तो मेटल की रॉड से, रॉड को खींचकर वायर बनाना आसान है। आप रॉड को खींच के उसकी लेंथ बढ़ा दो, लेंथ बढ़ा दो तो अल्टीमेटली उसका एरिया कम होते जाएगा। ठीक है, तो वो वायर के फॉर्म में बनाया जा सकता है। तो अगर मेटल को ड्रॉ करके खींच के वायर बनाना आसान है तो हम कहेंगे उस मेटल के पास डक्टिलिटी वाली प्रॉपर्टी, इट इज डक्टाइल। और किसी सब्सटेंस के लिए अगर उसको खींचना डिफिकल्ट है, उसका वायर बनाना डिफिकल्ट है, तो उस केस में उसमें डक्टिलिटी कम। ऐसी मेलिबिलिटी, प्लेट्स को जब आप फोर्स लगाओगे, उस पर वेट डालोगे तो वो शीट्स के फॉर्म में डेवलप हो जाए। थिन शीट्स बनाना, ठीक है, अगर आसान है मेटल के लिए तो उस केस में जो मेटल होगा वो मेलिएबल होगा, उसके पास मेलिएबिलिटी वाली प्रॉपर्टी। तो ये प्लास्टिक प्रॉपर्टी को डिनोट कर रहा है, डक्टिलिटी एंड मेलिएबिलिटी। मैं आपको बता दूं कि कुछ मेटल्स के लिए डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर के लिए तो इतनी ज्यादा डक्टिलिटी है, मैं एग्जांपल दूं, और इवन मेलिएबिलिटी भी। गोल्ड के तो अगर आप रॉड बनाओ और उसको पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर आप उसको खींचते जाओ, ठीक है, तो उसका इतना फाइन वायर बनाया जा सकता है कि जो उसकी थिकनेस होगी वो कुछ एटम्स के बराबर होगी। समझ रहे हो, कुछ 8-10 एटम है बस उसकी थिकनेस में, और उससे ज्यादा नहीं। तो इतना थिन बनाया जा सकता है बिना टूटे। अगर आप स्टील को खींचोगे तो एक लिमिट के बाद वो टूट जाएगा, बट गोल्ड का वायर आप खींचते जाओ तो वो और स्ट्रेच होते ही जाएगा और थिन होते ही जाएगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो? और इतना थिन कि कुछ एटम्स
कुछ एटम्स की थिकनेस कुछ नैनोमीटर के बराबर होगी, समझ रहे हो ना। नैनोमीटर मतलब एक मिलीमीटर का 10 लाख इक्वल पार्ट्स कर दो, ठीक है, वो एक पार्ट जो होगा वो उसकी थिकनेस के प्रोपोर्शनेट होगा, उसके बराबर होगा, ठीक है। और इवन ऐसी प्लेट भी बनाई जा सकती है, फॉइल्स बनाते हैं, आपने ये चीज देखी होगी स्वीट्स के ऊपर कवर करने के लिए, ठीक है, सिल्वर फॉइल्स का यूज किया जाता है, समझ रहे हो, बहुत थिन फॉइल होती है, इसकी थिकनेस बहुत कम होती है, कुछ माइक्रोन, ठीक है। तो ये इसी के लिए पॉसिबल है। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, उसने गोल्ड की थिन फॉइल यूज की थी, उसकी थिकनेस बहुत कम थी, कुछ एटम्स ही थी, तभी वो इस तरह का एक्सपेरिमेंट कर पाया। दैट एक्सपेरिमेंट वाज नॉट पॉसिबल और इज नॉट पॉसिबल विथ अदर मेटल लाइक स्टील और आयरन, उसके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतनी थिन शीट या फॉइल हम स्टील की नहीं बना सकते। तो ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। और इसके अपोजिट प्रॉपर्टी है, दैट इज ब्रिटलनेस। मतलब अगर किसी सब्सटेंस के पास प्लास्टिक प्रॉपर्टी नहीं है, प्लास्टिक मतलब आप उसको खींचो तो वो खींच नहीं पाएगा, वो टूट जाएगा, तो ऐसे सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को हम कहेंगे ब्रिटलनेस। जैसे ग्लास ब्रिटल होता है, आप उस पर फोर्स लगाओ और वो टूट जाएगा, वो मुड़ेगा नहीं, टूट जाएगा, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। अब समझो जो ग्राफ होता है उसमें इस प्रॉपर्टी का पता हमें चलता है प्लास्टिक रीजन। प्लास्टिक रीजन जितना बड़ा होगा ग्राफ में उतना ज्यादा उसके पास प्लास्टिक प्रॉपर्टी है, डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी। और जो ब्रिटल सब्सटेंस है उसका प्लास्टिक रीजन बहुत छोटा होता है, ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं कि ये जो हमने पढ़ा ब्रेकिंग स्ट्रेस या जो यील्ड पॉइंट होगा, यील्ड स्ट्रेस, ये सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है, ना कि वायर या रॉड की प्रॉपर्टी, समझ रहे हो। जैसे स्टील के लिए डिफाइंड है कि इतना उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस है। अब स्टील का चाहे आप पतला वायर बनाओ, मोटा वायर बनाओ या मोटी रॉड ले लो, सबके लिए वो ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है वो सेम रहे। मेरी बात समझ रहे हो ना। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, नॉट वायर और रॉड। अभी मैं उसका मतलब समझाऊंगा क्या है। अच्छा, अभी मैंने एरिया अंडर द कर्व पढ़ा है आपको, दैट इज इक्वल टू वर्क डन, तो उसका सिग्निफिकेंस समझो आप। अभी जो हमने ग्राफ बनाया, तो यहां तक तो ये इलास्टिक है, ठीक है। तो अप टू इलास्टिक लिमिट अगर आप इसको इलांगेट करते हो तो मैं एरिया अंडर द कर्व बना लेता हूं, ठीक है। और इसके बाद आप इसको खींचते हो तो ये मुड़ जाएगा, प्लास्टिक प्रॉपर्टी आ गई। इसके बाद का जो एरिया है वो भी मैं बना लूं, ठीक है। अब इनका सिग्निफिकेंस बताता हूं मैं आपको। दो प्रॉपर्टी हम डिफाइन करते हैं, दैट इज रेजिलियंस एंड अदर इज टफनेस। रेजिलियंस और टफनेस का मतलब समझो। अगर कोई सब्सटेंस रेजिलियंट है तो उसमें इलास्टिक रीजन का जो एरिया होगा वो ज्यादा होगा। इलास्टिक रीजन का एरिया ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि आप उसको खींचो, वर्क करो उस पर, तो वो स्ट्रेच होगा, ठीक है। और जब आप फोर्स हटाओगे तो वापस रिकवर हो जाएगा। तो इलास्टिक रीजन में उसको खींचने में जितना वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क इज अल्टीमेटली डिफाइंस द रेजिलियंस। तो ज्यादा रेजिलियंस है मतलब उसको इलास्टिक लिमिट तक खींचने में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि वो बिना मुड़े ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। समझो इस चीज को। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी जो बात कर रहा था कि जो ट्रक वगैरह में जो शॉक एब्जॉर्बर होता है, इस तरह से जो प्लेट्स होती है, उनका क्या रोल है।
फॉर एग्जाम्पल ट्रक जा रही है स्मूथ रोड पे और सडनली एक गड्ढा आता है, तो क्या होगा? इम्पैक्ट होगा, इम्पल्स होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी सडनली कम होगी, तो सारी एनर्जी अल्टीमेटली क्या होगी? हाँ, वो उसको डैमेज कर सकती है, सडन वेलोसिटी में जो चेंज है वो डैमेज कर सकता है। तो जैसे ही वो गड्ढे में गिरेगा वैसे क्या होगा, ये जो प्लेट्स है वो मुड़ जाएगी, डिफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। डिफॉर्म होने में वर्क करना पड़ता है, मतलब वो जो एनर्जी थी अल्टीमेटली इस डिफॉर्मेशन में यूज हो गई, इन प्लेट्स को डिफॉर्म करने में यूज हो गई, फिर प्लेट्स वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी, तो वो एनर्जी वापस दे देगी बाहर सिस्टम में। मतलब बिना मुड़े, विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन, इन प्लेट्स ने बाहर की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है रेजिलियंस। हम कहेंगे जो प्लेट्स है दे आर रेजिलियंट, मतलब बिना परमानेंट चेंज के या बिना परमानेंट डिफॉर्मेशन के ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेना, ये प्रॉपर्टी होती है रेजिलियंस। तो वो कौन डिफाइन करेगा? इलास्टिक रीजन का जो एरिया होगा वो। और टफनेस, टफनेस का मतलब है ये जो टोटल एरिया निकाल लें हम, प्लास्टिक का भी एरिया निकाल लें, तो ये एरिया जितना ज्यादा होगा उतना सब्सटेंस टफ होगा। तो टफ होने का मतलब है बिना टूटे, अब मुड़ सकता है, ये मुड़ सकता है लेकिन टूटना नहीं है, तो बिना टूटे अगर कोई सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो ये प्रॉपर्टी होती है उसकी टफनेस, ठीक है। टफनेस कहां चाहोगे आप? फॉर एग्जाम्पल बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ ग्लास, क्या होता है? बुलेट आती है, बहुत ज्यादा एनर्जी है और वो ग्लास को तोड़ नहीं पाती, लेकिन मोड़ देती है, उसको डैमेज कर देती है, तो ग्लास की टफनेस ज्यादा है, मतलब उसने बिना टूटे हुए उस पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। मुड़ गया वो, दैट इज ओके, और अगर मुड़ता भी नहीं तो हम कहते हैं कि वो रेजिलेंट होता, बट बिना टूटे वो मुड़ गया और अल्टीमेटली सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, तो हम कहेंगे दैट सब्सटेंस हैज गॉट टफनेस, उसके पास ज्यादा टफनेस, वो टफ। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ये प्रॉपर्टीज जो है अल्टीमेटली इस ग्राफ से हम समझा सकते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं। एक वायर है, मेटालिक वायर, ठीक है। इस मेटालिक वायर से हमने एक लाइट हैंगर अटैच कर दिया, जिस पे आप वेट को हैंग कर सकते, और ये वायर भी लाइट मेटालिक वायर। जिस मेटल से ये बना है, ठीक है, जिस मेटल से ये बना है वायर, उस मेटल के लिए ब्रेकिंग स्ट्रेस डिफाइंड है। मान लो 8 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या मतलब है कि इससे ज्यादा स्ट्रेस अगर आप अपने अप्लाई कर दिया इसमें तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। यील्ड स्ट्रेस भी हो सकता था, यील्ड मतलब उससे ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करने पे परमानेंट चेंज आ जाता। तो अभी मैंने ब्रेकिंग स्ट्रेस डिफाइन किया, ठीक है। तो किसकी प्रॉपर्टी है ब्रेकिंग स्ट्रेस? सब्सटेंस की या फिर इस ऑब्जेक्ट की? सब्सटेंस की, मेटल के लिए डिफाइंड है, ठीक। अब आपको बताना है कि हम इसमें कितना वेट अटैच कर सकते हैं, what maximum weight this wire can bear without breaking, what maximum weight this wire can bear without breaking। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो हमें गिवन है, दैट इज 0.003 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो कितना मैक्सिमम वेट ये बियर कर सकता है विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है। तो समझना, स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया एंड फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया, ठीक है।
तो पहले तो हम ये देखें, आप समझ सकते हो कि अगर हम फोर्स बढ़ाएंगे तो स्ट्रेस भी बढ़ते जाएगा। आप इस पे वेट रखो, फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो स्ट्रेस बढ़ेगा। एक लिमिट तक ही वो इसको टॉलरेट कर सकता है, उससे ज्यादा स्ट्रेस हो गया तो टूट जाएगा। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस पर फोर्स कितना होगा, मैक्सिमम फोर्स, वो मैं निकाल लूं। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना है इसका, 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर है, इंटू 10⁻⁻⁴, हाँ -4। तो मैक्सिमम फोर्स 240 न्यूटन, या अगर जी की वैल्यू में अगर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लूं तो लगभग हो जाएगा 24 जी। ठीक है, मतलब ये कितना मैक्सिमम स्ट्रेस, कितना मैक्सिमम वेट बियर कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है, 24 केजी। 24 केजी से ज्यादा मास का अगर मैंने ब्लॉक अटैच किया तो ये टूट जाएगा, 24 केजी तक नहीं टूटेगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि ये ज्यादा लोड बियर कर सके, सेम मेटल का वायर ज्यादा लोड बियर कर सके, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या 24 केजी से ज्यादा बियर कर सकता है सेम मेटल का वायर? कर सकता है। जरा इस एक्सप्रेशन को देखो, फोर्स इज स्ट्रेस इनटू एरिया। अगर आप इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दो, अगर इसकी जगह थिक वायर यूज करो तो मैक्सिमम टॉलरेबल फोर्स जो है वो भी बढ़ जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने एरिया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दी, 0.003 के बजाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया, तो मैक्सिमम फोर्स कितना हो जाएगा देख लो, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दैट इज 2,40,000 न्यूटन। दैट मीन्स मैक्सिमम फोर्स इज 24,000 जी। मतलब 24 केजी वेट उठा सकता है ये बिना टूटे। आप एरिया और बढ़ा दो तो और ज्यादा वेट ये टॉलरेट कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो टूटना है, ठीक है, टूटना दो बातों पे डिपेंड करता है। एक उस मेटल की प्रॉपर्टी, दैट इज उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस, लेकिन उसके अलावा किस बात पे डिपेंड करेगा? उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर थिक वायर यूज करोगे तो ज्यादा वेट को वो टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हेवी मशीन होती है जैसे क्रेन है, ठीक है, वो लोड्स को उठाती है, तो वहां पे केबल वगैरह का उपयोग होता है। तो जो केबल है वो बहुत थिक केबल है, तो वो एक बड़े से वेट को उठाने के बावजूद भी वो टूटेगी नहीं। ठीक है, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस और साथ में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन याद रखना। अब देखो कुछ और प्रॉब्लम्स में लेता हूं। हमने डिफॉर्मेशन की बात की थी, इलॉन्गेशन की, अगेन उसी टाइप की और प्रॉब्लम लेता हूं मैं। समझना, एक सिलेंडर है, ठीक है, इसका मास है m, लेंथ l, एरिया a, और जो भी मटेरियल है उसका यंग मॉडुलस कैपिटल Y हमें दिया है, और इस सिलेंडर को किसी हाइट पर जाके हमने छोड़ दिया, ये फ्री फॉल कर रहा है, सीधा नीचे की तरफ गिर रहा है। ठीक है, आपको बताना है कि बिकॉज ऑफ वेट, वेट तो फोर्स लग रहा है इसमें, तो इसका जो इलॉन्गेशन है वो कितना होगा। फ्री फॉल कर रहा है, छोड़ दिया हमने हवा से, और मान लो एयर रेजिस्टेंस वगैरह सब नेग्लिजिबल है। फ्री फॉल करते वक्त इस पे फोर्स लग रहा है, दैट इज mg। इसका इलॉन्गेशन कितना होगा वो ये बताना है आपको। यस, इसका इलॉन्गेशन कितना होगा? इसका इलॉन्गेशन होगा या नहीं होगा? इसका इलॉन्गेशन नहीं होगा।
ठीक है, जीरो इलॉन्गेशन, नो चेंज इन लेंथ। इसका रीजन समझना, जो फोर्स लग रहा है वेट, इसका वेट कहां पर लग रहा है, इसका वेट कहां, नो नो नो, दैट इज रॉन्ग। सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो कंसेप्ट है वो कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाया गया। ये वेट जो है वो सेंटर ऑफ मास पर नहीं लग रहा है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास पर लगाकर हम एनएलएम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं, बट एक्चुअल में जो वेट है, वेट इज व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हर पार्टिकल पर लग रहा है, समझ रहे हो ना, हर पार्टिकल को अर्थ नीचे की तरफ खींच रहा होगा, हर पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो हर पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स कितना है, मान लो एक पार्टिकल का मास m है, तो ये फोर्स कितना होगा, mg, और इसका फ्री फॉल हो रहा है, फ्री फॉल हो रहा है, तो फ्री फॉल के समय एक्सीलरेशन कितना होगा, g। तो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है तो उसका एक्सीलरेशन g के बराबर होगा। अब समझो, ग्रेविटेशनल फोर्स इज mg, फोर्स अप्लाई किया और उतना ही एक्सीलरेशन हो गया, हर पार्टिकल पर ये फोर्स लग रहा है, तो फोर्स का इफेक्ट क्या हुआ, एक्सीलरेशन। देखो अभी ये बात समझ में आएगी आप, हर पार्टिकल पर फोर्स लगा और फोर्स का इफेक्ट है एक्सीलरेशन, इसलिए फोर्स का इफेक्ट या फोर्स का यूज इसको डिफॉर्म करने में नहीं होगा, उसको एक्सीलरेट करने में होगा। इसको कंपेयर करो, मैंने इस तरह की प्रॉब्लम दी थी आपको, रॉड को हमने आगे F फोर्स से खींचा, जब F फोर्स से खींचा तब मैंने बताया था कि इसका इलॉन्गेशन हो गया। अब क्यों हो गया था इलॉन्गेशन, F फोर्स कहां अप्लाई किया है, इन पार्टिकल्स पर, आगे का जो फ्रंट है उस फेस पर अप्लाई किया आपने, पीछे वाले एटम्स पे F फोर्स अप्लाई नहीं किया, समझ रहे हो ना। तो पीछे वाले एटम्स पे वो भी एक्सीलरेट होंगे, तो एक्सीलरेशन के लिए फोर्स चाहिए, ठीक है, और वो फोर्स, बाहर वाला फोर्स उन पर नहीं लग रहा है, बाहर वाला फोर्स तो सिर्फ आगे वाले फेस पर लग रहा है। इन मॉलिक्यूल्स पर, इन एटम्स का, इनका भी एक्सीलरेशन होगा, बाहर वाला फोर्स इन पर नहीं लग रहा है, तो इंटरनल फोर्स डेवलप हो जाएंगे और वो इंटरनल फोर्स इनको एक्सीलरेट कराएंगे, समझ रहे हो ना। और इंटरनल फोर्स अगर डेवलप हो गया तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है या तो वो इलॉन्गेट होगा या कंप्रेस होगा, एटम्स पास में आएंगे या दूर जाएंगे तभी इंटरनल फोर्स आ सकता है। तो एक्सीलरेशन कराने के लिए एक्सटर्नल फोर्स जो है वो इनफ नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ आगे वाले पार्ट पे ही लग रहा है, इसलिए इलॉन्गेशन हो गया। इसके उल्टा जब आपने इसको पुश किया था तो पुशिंग कहां पर हुई, इन एटम्स, जो बैक वाला फेस, इसको फोर्स लगाया तो ये एक्सीलरेट करेगा, ओके, बट इन एटम्स पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, बट ये भी साथ में एक्सीलरेट करेंगे, तो एक्सीलरेशन के लिए फोर्स जरूरी है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो इंटरनल फोर्स डेवलप हो जाएगा। इंटरनल फोर्स तभी डेवलप होगा जब एटम्स के बीच की सेपरेशन इक्विलिब्रियम डिस्टेंस के बराबर नहीं, यहाँ कंप्रेशन हो जाएगा और यहाँ इलॉन्गेशन। बट यहाँ क्या हो रहा है, हर एटम्स पे फोर्स लग रहा है, हर मॉलिक्यूल पे फोर्स लग रहा है, और उस फोर्स के कारण सबका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो रहा है। इस कारण से क्या होगा, क्या होगा, इसका जीरो इलॉन्गेशन होगा, ठीक है ना। या इसके अपोजिट, अगर मैं इस फ्री फॉल करते हुए ऑब्जेक्ट की फ्रेम में ही जाऊं तो उस केस में मैं देखूंगा कि इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है, वेटलेसनेस की कंडीशन आ जाएगी, तो नो इलॉन्गेशन, तो इसका कोई इलॉन्गेशन नहीं होगा। फ्री फॉल ऑब्जेक्ट, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट का इलॉन्गेशन नहीं होगा। अब देखो इलॉन्गेशन या कंप्रेशन कब होगा वो हम देखें। एक सिलिंड्रिकल सॉलिड वायर है, ठीक है, इसका वेट, जो वायर है, या उसको सॉलिड सिलेंडर कहूं, सिलेंडर का मास है m, उसकी लेंथ l है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a और यंग मॉडुलस y, इसके एक सिरे को मैंने बांध दिया, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसकी लेंथ कितनी बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ इट्स ओन वेट, भारी है, हेवी है, वेट इसको नीचे की तरफ खींचेगा। क्या अब यहां इलॉन्गेशन होगा, इसका इलॉन्गेशन होगा या नहीं, अब इसका इलॉन्गेशन होगा,
और वो इलॉन्गेशन हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आप समझो इस पर कौन कौन से फोर्स वर्क कर रहे हैं सिलेंडर पे, सिलेंडर पे कौन कौन से फोर्स वर्क कर रहे हैं। एक तो वेट, समझ रहे हो ना, वेट को मैं डिनोट करूं तो वेट तो हर पार्टिकल पर लग रहा है, यूनिफॉर्म वेट, तो हर पार्टिकल पर वेट लग रहा है। इसके अलावा कोई फोर्स है? यस, एक और फोर्स है। कौन सा? जो रूफ है इसको खींचेगा, इसका वेट टोटल mg नीचे की तरफ है, तो रूफ भी इसको F इज इक्वल टू mg फोर्स से ऊपर खींचेगा। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि वेट तो यूनिफॉर्मली हर जगह पर लग रहा है, और सिर्फ वेट लगता, ये फोर्स नहीं लगता फ्री फॉल सिचुएशन में, तो उसके कारण नो चेंज, क्योंकि हर जगह सिमिलर फोर्स लगेगा और फ्री फॉल में सेम एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो नो चेंज। तो वेट के कारण नो चेंज। So in fact this problem can be reduced to a situation where single force F is acting on this face. क्या ये F फोर्स हर जगह लग रहा है? ये सिर्फ ऊपर वाले फेस पर लग रहा है, इसलिए इसके कारण इलॉन्गेशन होगा, वेट के कारण इलॉन्गेशन नहीं होगा अल्टीमेट, ठीक है। तो F इज इक्वल टू mg, यस। तो अब इसका इलॉन्गेशन कितना होना चाहिए, याद करो। तो किसके इक्विवेलेंट हो गया? इधर F लगा, तो मैंने बताया था आपको जब एक तरफ से फोर्स लगेगा तो आप क्या करो, हाफ हाफ फोर्स दोनों तरफ लगा दो, बताया था ना। जब एक तरफ से फोर्स अप्लाई करते हैं तो हाफ हाफ फोर्स आप दोनों तरफ अप्लाई कर दो, mg/2 इस तरफ और इस तरफ mg/2, तो इसका इलॉन्गेशन हो जाएगा mgl/2ay, ठीक है। ये एक मैंने शॉर्टकट से किया है, इसको एक लॉजिक से किया। वास्तव में इसका तरीका ये होता कि आप टेंशन निकालते हैं, ठीक है, जैसा कि हमने प्रॉब्लम को किया था इंटीग्रेशन से, तो हर पॉइंट पे टेंशन डिफरेंट होता, और हर पॉइंट पे टेंशन डिफरेंट होता तो वहां पे स्ट्रेचिंग भी डिफरेंट होती। तो टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स निकालते और फिर उसके थ्रू इंटीग्रेशन से टोटल चेंज इन लेंथ निकालते, यही रिलेशन मिलेगा, अल्टीमेटली यही रिजल्ट मिलेगा। तो इस लॉजिक से मैंने उसको किया, ठीक है ना। इसके अपोजिट ऐसा भी पूछा जा सकता है, यहां तो इलॉन्गेशन होगा। प्रॉब्लम इस तरह की है कि एक हैवी सिलेंडर है, उसको ग्राउंड पे रखा है, ठीक है। इस सिलेंडर के लिए भी हमें गिवन है मास m, लेंथ l, एरिया a, यंग मॉडुलस y। तो इस सिलेंडर का कंप्रेशन कितना होगा ये बताना है। बिकॉज ऑफ वेट क्या होगा, इसकी लेंथ कम हो जाएगी, कितनी कम होगी ये बताना है। तो अब क्या होगा बोलो, इसका जस्ट उल्टा है। वेट की बात करें, हम जानते हैं वेट हर जगह लग रहा है, एक जगह नहीं लग रहा है। तो सिर्फ वेट की बात करें तो देयर वुड बी नो चेंज बिकॉज ऑफ वेट, उस लॉजिक से जैसा मैंने बताया। बट एक और फोर्स लग रहा है, नॉर्मल फोर्स, वो कहां लग रहा है, बेस पर। बेस पर वो फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स की वैल्यू क्या है, mg। तो वेट के कारण नो चेंज, क्योंकि वो यूनिफॉर्मली हर जगह लग रहा है, एक ही तरफ फोर्स लगेगा। So that is equivalent to a situation where half force is acting on both face, और half force लगेगा तो ultimately change in length क्या हो जाएगा, again this much, but ये elongation नहीं होगा, ये होगा compression। उसका वेट के कारण जो है उसकी लेंथ जो है वो कम हो जाएगी, उसकी हाइट कम हो जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है, ठीक है। तो कंटिन्यू। अब आप क्या करना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है, उसमें जो इलास्टिसिटी का पोर्शन है एक्सरसाइज में, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं उसमें आप अटेम्प्ट करना। फर्स्ट 15 प्रॉब्लम्स जो हैं एचसी वर्मा जीपीएम जो चैप्टर है उसमें
एक्सरसाइज में फर्स्ट 15 प्रॉब्लम करना, फर्स्ट 15, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस।